सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ प्रीतम चंद जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीएसपी के। असेंबली का इलेक्शन भी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ चुके हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की आवाज़ हमेशा उठाई है इन्होंने। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मीडिया वाले बहुजन समाज की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं और हम बहुजन समाज तक हमारी बात पहुंचाते हैं। मैं आपका वेलकम करता हूं। सर, सबसे पहले आप बाउफोर्ड एरिया में रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों की क्या समस्या है, लोग किन समस्याओं से यहाँ पे जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है इस वक्त मौजूदा वो है स्मार्ट मीटर की। हमें बहुत दिक्कत है कि जहाँ पर हमारे जो गरीब लोग रहते हैं वो लेबर का काम करते हैं। हमारे 95% जो हैं वो लेबर का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 300 रुपया किराया नहीं दे पाते थे। आज स्मार्ट मीटर की वजह से उनका 1500 बिल, किसी का 3500 बिल, किसी का 4500 बिल। बिजली वालों ने, बिजली विभाग ने हमें बहुत परेशान किया। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो दूसरी समस्या जो है वो पानी की है। पानी सरकार हमसे साल का किराया लेती है, लेकिन हमें सिर्फ 4 महीने पानी देती है। तीसरे दिन हमारी बारी आती है, तीसरे दिन हमें सप्लाई मिलती है। तो अगर साल की हम बात करें तो हमें 4 ही महीने मिले हैं। तो 4 महीने पानी दे करके जो साल का किराया वसूल करते हैं। हमारे महल्ले ऊपर कच्चा तालाब है, बुत्ती महल्ला है, बरोड़ी महल्ला है, मनासगढ़ है, जहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत है कि लोग रोज़ ना रोज़, जहाँ हफ्ते में एक बार लोग सड़कों पर आते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट को के कानों तक जू नहीं रही थी। लोग परेशान हैं पानी से, बिजली से, और जो म्यूनसिपलिटी की नाली वगैरह हैं जहाँ पर भी काम नहीं हुआ। तो कारपोरेटर जो है उन्होंने भी जितना काम करना चाहिए था, जैसे शाम बसंत जी ने 48 नंबर वार्ड में काम किया, वो उसका काम बोलता है, लेकिन उसके मुकाबले हमारी जो जहाँ पर कारपोरेटर है वो बीजेपी से जीती हुई थी, उसने ज़्यादा काम करना था, लेकिन इतना नहीं हो सका। नहीं वो लोगों को खुश कर सकी कि मैं जहाँ पर डेवलपमेंट करूँ। की है उसने, लेकिन थोड़ी की है। सर, अगर बात हम बहुजन समाज पार्टी की करें तो एक टाइम पे यहाँ पे 4 एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी के। उसके बाद लगातार पार्टी डाउनफॉल पार्टी में आता गया। पार्टी के एमएलए की सीटें लगातार हारती चली गई। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये थी कि जब बहुजन समाज पार्टी ने, जहाँ पर हमारे 4 विधायक जीते थे और 7 हमारे दूसरे नंबर पे थे, तो उस वक्त जो संगठन था, बीएसपी का जो संगठन था वो मजबूत था। और हमारे पीछे जो लोग थे वो बाम साहब की टीम थी, और बाम साहब जो है वो सरकारी कर्मचारियों की टीम थी। वो दिन को अपनी ड्यूटी करते थे और रात को वो समाज के अंदर जाते थे, नुक्कड़ मीटिंगें लेते थे, लोगों को समझाते थे। उनका काम जो है वो अच्छा चलता था। तो वो मान्यवर कांशीराम की सोच थी। तो कांशीराम ने उनको ये बोला था कि आपने 22 घंटे अपने घर के लिए देने हैं, 2 घंटे समाज के लिए देने हैं। लेकिन वो 2 घंटे समाज के लिए देते थे, तभी बहुजन समाज पार्टी का काम जहाँ पर चला, लोग अवेयर थे। तो हमारे जब 4 एमएलए बने, उस वक्त कोऑर्डिनेटर सिस्टम जम्मू में नहीं था। तो कांशीराम के साथ जो डायरेक्ट लिंक थे वो स्टेट प्रेसिडेंट के होते थे। कांशीराम दिल्ली में बुलाता था, उनकी बात सुनता था, अपनी सुनाता था। तो कांशीराम के साथ कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते थे। वो हमें प्लान दिखाता था, उसके प्लान आज भी हमें याद आते हैं कि अगर हम कांशीराम की प्लानिंग के साथ चलें तो आज भी हमारे जहाँ पर विधायक जीत सकते हैं। बात अगर कठुआ की जाए तो पार्टी बड़ी मजबूत दिखती है उसके बनिस्बत। अगर हम सांबा देखें, जम्मू देखें, उधमपुर देखें तो पार्टी कहीं दिखती नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये हम भी जानते हैं, देखते भी हैं कि कठुआ में जब म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हुआ था पीछे, तो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं माननीय सोमराव मल्होत्रा जी, तो उनके छोटे बेटे ने इलेक्शन लड़ी थी, सुनील मल्होत्रा, तो वो हार गए थे। हालांकि 29,000 वोट हमारे प्रेसिडेंट साहब ने लिए थे अपने इलेक्शन में। तो जब म्यूनसिपलिटी की बारी आई तो वो सुनील मल्होत्रा जी हार गए। उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन जब आया तो संदीप मल्होत्रा जी आए। उन्होंने क्या गेम चलाई, हम ये सुनने में आता है कि सभी पार्टियों से उन्होंने इंटरनल गठजोड़ करके रखा था कि आप मेरे बेटे को जिताओ, बाकी खड्डे में जाए पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि वो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट था, वो एक नगरी का प्रेसिडेंट नहीं था, वो पूरे जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट था। बाकी जगहों से भी हमारे अगर आज डीडीसी के मेंबर होते तो आज जम्मू कश्मीर में बात कहीं और होती, क्योंकि डीडीसी म्यूनसिपलिटी और कारपोरेशन जहाँ जो पंचायत
पंचायती जो वोट होते हैं ये तो हर पार्टी की बैकबोन होते हैं, ये हमारा बेस होता है। तो हमारा बेस ही कमज़ोर है तो हम आगे क्या करेंगे। तो क्या अंदर खाते कोई डील चल रही है पार्टियों के साथ? हो सकता है चल रही होगी, तभी तो वहाँ पर जीता, बाकी क्यों नहीं जीता। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट था तो क्या वो नगरी का प्रेसिडेंट था कि जम्मू में और कहीं जगह पर उसने वो कैंपेन नहीं की। तो जहाँ पर मैं था और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट थे चरणजीत चड़गोत्रा जी, तो जम्मू में हमने दौड़ लगाई थी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जीत पाया। फिर भी हमने इलेक्शन लड़ाया, कुछ लोगों को चंद वोटें मिली। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें दुख है सिर्फ प्रेसिडेंट साहब पर कि प्रेसिडेंट ने पूरी स्टेट को देखना चाहिए, ना कि एक असेंबली को देखना चाहिए। वो पूरी स्टेट का मालिक है, उसने भद्रवाह भी देखना है, डोडा भी देखना है, कश्मीर भी देखना है, जम्मू भी देखना है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं देखें तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम क्या इलेक्शन लड़ेंगे। बहन जी ने फार्मूला दिया कि 1 बूथ 10 यूथ, लेकिन जहाँ पर आज तक किसी भी असेंबली में आप जाइए, मैं आपके साथ जाऊंगा, माननीय श्री राजा राम जी के साथ चलेंगे। तो हम ये कहते हैं कि राजा राम जी ने जहाँ पर 7 साल हो गया बैठे हुए, तो क्या कठुआ को छोड़ करके किसी भी असेंबली में मुझे कमेटियां बता दो कि जहाँ पर पोलिंग बूथ की कमेटी बनी है। जब भी इलेक्शन होगा तो वोट तो पोलिंग बूथ से मिलता है, लेकिन जहाँ पर तो वो बात है नहीं। कहीं भी हमारा संगठन नहीं, आज हमारी असेंबलियों का संगठन नहीं है, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई संगठन नहीं है। तो इन्होंने इंटरनल बनाए होंगे तो वो यही जाने, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बात अगर आने वाले म्यूनसिपैलिटीज या कॉरपोरेशन के चुनाव की जाए तो पार्टी कहीं भी दिखती नहीं। जैसे बिश्नाह में बड़े अच्छे बोर्ड थे, आरसपुरा में थे, तो पार्टी उस तरह से दिख नहीं रही कि वहाँ से सीटें निकाल पाएगी। मैं वही कहता हूँ कि जिस पार्टी का संगठन कमज़ोर होगा वो क्या इलेक्शन लड़ेगी। हमें दुख ये है कि आज भी पिछले दिनों में माननीय राजा राम जी आए थे, करीमपुरी साहब जी आए थे, वो भी हमारे प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। तो महीने में एक बार आओगे तो कैडर कैंप ले लिए, किसी के घर पे बैठ के 1 घंटे की मीटिंग कर ली, क्या इसके साथ समाज जाग जाएगा। हम कहते हैं कि जब वो चले जाते हैं दिल्ली में, माननीय श्री करीमपुरी जी चले जाते हैं, तो क्या स्टेट प्रेसिडेंट भी उनके साथ चला जाता है? क्यों स्टेट प्रेसिडेंट का ये फर्ज नहीं बनता कि अपनी टीम लेकर के आज जाओ, अखनूर में जाओ, कल सुंदरबनी में जाओ, रजौरी में जाओ, कालाकोट में जाओ। ये एरिया क्या सोमरा मिजोतरा का नहीं है, ये स्टेट प्रेसिडेंट सिर्फ कठुआ का है। इसने सभी जगह पर तैयारी करनी चाहिए, हर असेंबली सेगमेंट में टीम बनानी चाहिए, वो टीम काम करे। आने वाले कुछ दिनों में तो हमारी कॉर्पोरेटर की इलेक्शन अनाउंस होने जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि जहां पर 75 वार्ड हैं कि हमें 10 वार्ड मिलेंगे। पीछे इंटरव्यू में भी मैंने बताया था, इन्होंने खुद दफ्तर में इंटरव्यू दिया था किसी चैनल को कि हम 10 MLA जिताएंगे। मैं कहता हूं कि 10 MLA को रेडीमेड मिलते हैं, किसी जगह जाओगे तो रेडीमेड खरीद कर ले आओगे। समाज के अंदर आपका नाम नहीं है, लीडर आपके पास नहीं, तो MLA लाओगे कहाँ से? अगर आज भी समाज के अंदर जाओगे तो समाज आप जानता है BSP से समाज नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी लीडर है। लीडर समाज तक नहीं जाते, अगर लीडर समाज तक जाएंगे तो लोग आज भी तैयार हैं। अगर बात करो BSP के पुराने चेहरों की जो स्टेट लेवल पे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में जो फंक्शंस होते हैं उनमें दिखते नहीं हैं। तो क्या चक्कर है, इतने लोग नाराज़ क्यों हैं पार्टी से? वो नाराज है नहीं, उनको नाराज किया गया है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं माननीय राजा राम जी ने हमें महासचिव बनाया था पूरी कमेटी के अंदर फैसला करके। तो मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, तो पिछले दिनों मुझे पद मुक्त किया गया माननीय श्री सोमरा मिजोत्रा जी ने। हमें राजा राम ने ये बताया कि महासचिव को बहन जी के सिवा कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं पद मुक्त कर सकता, लेकिन फिर भी ये डिक्टेटरशिप दिखाता है। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा, आज अगर हम JK रसिया की बात करें तो JK रसिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके विंग हैं, ये सभी के सभी BSP के साथ चलते थे किसी वक्त। जब 96 की बात करें हम, जब हमारे 4 MLA थे, जहाँ पर कन्फेडरेशन है, ये सारे के सारे BSP के साथ चलते थे। आज आप अम्बेडकर सेना देखो, भीम सेना देखो, ये जितने भी विंग हैं ये सारे के सारे BSP से निकले हुए हैं। आज भी अगर हम इनके पास जाएँ, इनकी बात सुनें, जैसे आज आप हमारे पास आए हैं, इनके पास भी अगर हम जाएँ, स्टेट प्रेसिडेंट जाएं, तो हम इनकी बात सुने, जी अपना गिला हमें बताएं, तो हम अपने आगे जो हमारे माननीय
राजा राम जी है, बहन जी तक इनकी बात चले तो वो आज भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको आगे आने नहीं देते। इन्होंने सिर्फ पर्सनल अपनी पार्टी समझ रखी है। ये मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी नाम रखा था कि इस देश का जो दबा कुचला समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी, हम सभी इकट्ठा होकर के तो 85% बहुजन समाज बनेगा। बहुजन समाज पार्टी उसने तभी बनाई थी। तो हमारी जो लड़ाई थी मनुवादियों के साथ, मनुवादी सिस्टम के खिलाफ, वो 15 थे, हम 85 हैं। लेकिन आज 85 भीख मांगने वाले बने हैं तो 15 वाले 70 साल से राज कर रहे हैं। कारण क्या है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए, ये आगे ना बढ़ जाए। ये नीति छोड़ करके हमने कांशीराम के जो प्लान थे, कांशीराम का जो सपना था, उसको पूरा करना होगा। 96 तक मैं आपको बात बताऊं भाई जी कि हमें ऐसा लगता था, जब हम पार्टी में बैठते थे, मीटिंग में बैठते थे, तो हमें ऐसा लगता था हमारा परिवार बैठता है। हमें नहीं पता था ये बैकवर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक परिवार जैसी हमदर्दी थी। 96 के बाद कुछ लीडरों ने हमें ये बांट रखा, ये कौन जाति का, ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, हमें फिर जातियों में बांट दिया। तो आज भी देखो फार्मूला बहन जी का, बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की बजाय, बहुजन समाज की बजाय उन्होंने सर्वजन समाज बना दिया। तो बहन जी सर्वजन समाज बना रही है, तो जम्मू कश्मीर वालों से बहुजन समाज भी नहीं अभी तक बन रहा। बात अगर रिजर्वेशन की जाए तो जम्मू कश्मीर में आज भी OBC को 27% रिजर्वेशन नहीं है, SC को 15% नहीं है, SC ST को नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जिम्मेवारी हमारी बनती है, जो बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लोग हैं, जो नेतागण हैं, जिसके पास आज कमान है, जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये सारा काम स्टेट प्रेसिडेंट का है। उसने प्लान बनाना चाहिए कि आज हमने प्रदर्शन करना है, हमने आरक्षण के बारे में प्रदर्शन करना है, हमने बिजली के बारे में करना है, समर्थन प्रोटेस्ट करना है। ये प्रोटेस्ट नाम की इसके पास कोई चीज़ है ही नहीं। ये कठुआ में बैठे रहता है। तो लोग जहाँ पर आज बीजेपी अगर किसी की बात करेगी, पानी की बात करेगी, लोग बीजेपी के साथ चलेंगे। अगर बिजली की बात करेंगे तो लोग उसके साथ चलेंगे। तो हमारी पार्टी का क्या कोई फर्ज नहीं बनता। आज रिजर्वेशन की बारी आती है तो हम ये कहते हैं कि जो पहला दायित्व जो है वो बहुजन समाज पार्टी का बनता है। लेकिन हमारे समाज की भी गलती है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, हमने वही पार्टियाँ पकड़ के रखी हैं। आज जो बहुजन समाज के लीडर हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वही पार्टियां हमारे आरक्षण पर जो है वो डाका डाल रही हैं। आज अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो मान्यवर कांशीराम साहब जी ने बोला था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज अगर इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर तो बैकवर्ड 52% है, 52% है, तो उनकी 52% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर भी बहन जी की जब सरकार आई यूपी में, तो बहन जी ने 52 की बजाय 27% वो आरक्षण बैकवर्ड को दिया। तो उसको देख करके बाकी स्टेटों में भी लागू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज 2% मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर जो बैकवर्ड है, मान्यवर कांशीराम जी ने 84 से लेकर के, तो आज जब कांशीराम की डेथ हुई 2006 में, तो उस वक्त तक कांशीराम ने बात ही बैकवर्ड की। लेकिन बैकवर्ड बीएसपी को जानता नहीं है। बैकवर्ड देखो तो वो बीजेपी में घुसा हुआ है, बैकवर्ड देखो तो वो कांग्रेस में घुसा हुआ है। जो लोग हमारे हकों पर डाका डालते हैं, हम उन्हीं का झंडा उठा करके आगे चलते हैं। आज तक हमने कहीं नहीं देखा, जब से हमने होश संभाला है, आज मुझे भी 40 साल हो गया इस शासन में पड़े हुए। हमारे आरक्षण का विरोध ना तो किसी मुसलमान ने किया है, ना किसी सिख ने किया है, ना किसी क्रिश्चियन ने किया है। तो हमारा विरोध जब भी किया है तो मनुवादियों ने किया है। तो मनुवादियों की पार्टी का हम झंडा उठाकर चलते हैं। हमारे लोगों का दिमाग कब खुलेगा? जिस दिन बैकवर्ड समझ आएगा, बैकवर्ड 52% है, जिस दिन 30% बैकवर्ड जाग जाएगा, तो बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जो है वो दिल्ली में आ जाएगी। और इनको समझना पड़ेगा, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में जो लोग चल रहे हैं बैकवर्ड के, उनको पता चल चुका है, वो जानते हैं। जम्मू कश्मीर में जो बैकवर्ड हैं, ये सोए हुए हैं, जहाँ पर चल रहे हैं 10-20 आदमी हैं जिनको नॉलेज है, वो भी कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि राजपाट जो है, कांशीराम ने हमें बताया कि राजपाट जो है वो बोर्ड से मिलता है।
तो हम वोट डाल देते हैं बीजेपी को, वोट डाल देते हैं हम कांग्रेस को, तो राजपाट हमारे पास कैसे आएगा? जिस दिन राजपाट हमारे पास आ जाएगा तो 27% आरक्षण जो है वो पूरे भारत में तो लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी 27% आरक्षण जो है वो लागू हो जाएगा। हमारे जो 4 विधायक थे तो जब वो असेंबली में गरजते थे तो वो बात करते थे, हमारे जो स्वर्गीय श्री सोमनाथ थे, सांबे वाले विधायक थे, तो उनका नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डाला था, तो ये क्रांतिकारी लीडर है। तो एक बार असेंबली में सोमनाथ जी बोल रहे थे तो उसको 5 मिनट मिले बोलने के लिए, तो जब 5 मिनट खत्म हो गए तो फारूक ने बोला कि 5 मिनट मैं अपनी तरफ से देता हूँ, तो ये 10 मिनट बोलेगा। तो वो ऐसे बोले, ऐसे करते करते वो आधा घंटा उनकी स्पीच हुई। और भी मिनिस्टर थे जिन्होंने वो 4-4 मिनट 5-5 मिनट सोमनाथ को दिए। कि हमारी पार्टी का जो बेस है, हमारे जो कैडराइज कार्यकर्ता लीडर हैं, अगर वो आगे आएँ जीत करके तो वो पार्टी की आइडियोलॉजी जानते हैं, वो पार्टी का प्रोग्राम जानते हैं। लेकिन आज होता क्या है, पिछले दिनों में आप 2008 में भी आपने देखा है, 2019 में भी आपने देखा है, आज पार्टी कहीं ना कहीं पैसे वालों को उठा के लाती है, चलो भाई इलेक्शन लड़ो। वो इलेक्शन लड़ते हैं, वोट कम मिले ज़्यादा मिले, अपना वजूद बनाते हैं, उसके बाद पार्टी छोड़ते भाग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जे हमारे रूपलाल एडवोकेट जी हैं, जे हमारे 2002 में जे जनरल सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने कांशीराम साहब को बोला कि साहब जी पुराने साथियों को भी टिकट दो। उसने बोला क्यों भाई, वो पुराने साथियों को क्यों दे? उसने बोला पुराने साथियों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हारने के बाद भी पार्टी को चलाते हैं, लेकिन ये जो नए चेहरे आते हैं, ये आज इलेक्शन लड़ेंगे कल चले जाएंगे। जैसे हमने 2008 में माड़ में किसी डीएसपी था जग्गा, उसको टिकट दे दिया, जे पैसे वाला, उसने इलेक्शन लड़ा तो वो बाद में भाग गया पार्टी छोड़ के, आज तो वो दुनिया से ही बेचारा चला गया। लेकिन ऐसे जैसे जहाँ पर और भी बहुत चेहरे थे जो डायरेक्ट ऊपर से टपके थे, वो पैसे दे करके पार्टी का टिकट लिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनकी शक्ल तक नजर नहीं आई। हम 1983 से लेकर आज भी पार्टी के साथ चल रहे हैं। मुझे छोड़ के और भी साथी हैं जो पार्टी के साथ आज भी चल रहे हैं, वो पुराने लोग हैं। उन पुराने लोगों को आगे लाएं। अगर पुराने लोग जीत कर असेंबली में जाएंगे, वो पार्टी की बात करेंगे। जो पैसा खर्च करके एमएलए बनेगा वो अपना परिवार पालेगा, जब वो बहुजन समाज पार्टी की बात करेगा वो अपने पैसे पूरे करेगा, वो लोगों से पैसे कमाएगा। तो मेरी अपील है कि जो हमारे जहाँ पर लीडरशिप है, माननीय श्री राजा राम जी, सोमराम मल्होत्रा जी, पुराने लोगों को बुलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो पार्टी से रोष है, हम परिवार हैं, हमारी बात सुने, अपनी सुनाए। हम आज भी पार्टी का काम करने के लिए तैयार है। बीएसपी को छोड़ना जेब में हमारे बस में नहीं है, ना हमारा वोट कहीं जा सकता है। हम बीएसपी में ही रहेंगे, पार्टी को वोट देंगे, पार्टी का काम भी करेंगे। लेकिन ऊपर से जो लीडरशिप है, इनको कम से कम अपनी गलती माननी चाहिए। जिस दिन ये गलती मान जाएंगे, अपनी गलती सुधार लेंगे, तो जम्मू कश्मीर का सुधार कहीं ना कहीं नज़र आएगा। अंत में आप अपने नेशनल प्रेसिडेंट से कोई अपील करना चाहेंगे? हम बहन जी से यही अपील करना चाहते हैं, हमारी वो माननीय है, वो हम उसको अपनी जिंदा देवी मानते हैं, उसका हर फैसला हमारे सर माथे पे होता है। हम कहीं ना कहीं बहन जी से ये कहते हैं कि माननीय श्री राजा राम और मल्होत्रा जी को चेंज करें। इन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी का नामो निशान मिटा दिया है, तो आगे भी ये जो बचा खोचा है ये फिर बर्बाद कर देंगे। इनको मेहरबानी करके चेंज करो। ये 7 साल तो हो गए बने हुए, और कितना ये काम करेंगे? 7 साल की इनकी प्रोग्रेस देखें। अगर ये प्रोग्रेस दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि हम भी इनके साथ चलेंगे। अगर ये प्रोग्रेस नहीं दिखाते तो मेहरबानी करके ये चेहरे चेंज करने चाहिए। और ख़ास करके मैं बहन जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहन जी, आप जम्मू कश्मीर का कोई भी अध्यक्ष बनाएं तो उनके साथ डायरेक्ट लिंक बनाएं। ये जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, ये हमें कहीं ना कहीं बर्बाद करता है। ये महीने में एक बार आते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो आपको पता नहीं क्या बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल पार्टी इस वक्त 0 पर टिकी हुई है। तो मेरी बहन जी से अपील है कि ये चेहरे चेंज करें। बहुत सारे लोग हैं, जब बहन जी जहाँ पर आती थी, बहन जी को पता है, जब बहन जी जहाँ पर आती थी तो हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम किसी नुक्कड़ में बैठे हुए नजर आते हैं, 10-20 लोग को। आज बीएसपी का जम्मू में जब भी कहीं प्रोग्राम होता है, महीने में 2 महीने में कहीं प्रोग्राम होता है, तो 250 से ज़्यादा गैदरिंग हमें नजर नहीं आती। कहाँ 2-2 लाख, कहाँ 20-20 हज़ार, लेकिन आज हम 200 पे टिक गए हैं। तो ये इसका कारण क्या है कि अब बहन जी को लोग आज भी देख रहे हैं। बहन जी ये चेहरे चेंज करें। बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ पर आज भी वो रूठे हुए बैठे हैं, तो उनको आगे लाओ, वो काम करेंगे तो लोग
पार्टी को जानते हैं, लोग बीएसपी को जानते हैं, उनके मन में उत्साह है कि हम बीएसपी को आगे करेंगे, लेकिन बीएसपी के लीडर लोगों तक पहुंचते नहीं है। तो वो उनका कार्यकर्ताओं का क्या कसूर है, पब्लिक का क्या कसूर है? ये थे बीएसपी सीनियर लीडर प्रीतम चंद जी, जो कि अपनी बात रख रहे थे।